कदीम जमाने की बात है कि एक गांव में अकरम खान नाम का एक ताजिर रहता था। अकरम खान की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनके पीछे दो मासूम बेटियां रह गई थीं। हालात की मजबूरी ने अकरम खान को दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली मां शबनम बीबी की निगरानी में छोड़कर तिजारत के लिए शहर का रुख किया। आज 3 साल बाद अकरम खान अपने गांव वापस आ रहे थे। घर के अंदर सौतेली मां शबनम बीबी ने दोनों बच्चियों फातिमा और मरियम को अपने सामने बुलाया और सख्त लहजे में कहा, सुन लो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर तशरीफ ला रहे हैं और उनकी आड़ से पहले घर के तमाम काम मुकम्मल होने चाहिए। समझ गई बात? अगर कोई काम अधूरा रहा तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शिकायत मत करना। जानती हो ना मेरी तबीयत, जब मुझे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने खौफजदा होकर सर झुका दिया। बड़ी बेटी फातिमा ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगी। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। शबनम बीबी ने आंखें दिखाकर कहा, आज शाम को खाना मिल जाएगा, मगर याद रखना ये सब बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इतने में बाहर से आवाज आई। शबनम बीबी फौरन बाहर दौड़ी। अकरम खान 3 साल बाद घर वापस आए थे। अरे कैसी हो तुम, और मेरी बेटियां कैसी हैं? नजर नहीं आ रही, सौतेली मां शबनम बीबी ने मुंह बनाकर कहा। तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मेरी तो जरा भी परवाह नहीं हुई आपको। मैं तो दिन रात घर के काम करके इस घर की नौकरानी बन गई हूं। एक शौहर था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा मुझसे। मेरा तो हाल बुरा हो गया है, आपकी बेटियों को क्या होना है? अकरम खान ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वो दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। शबनम बीबी बोली, हाँ सब जानती हूं। अच्छा रहने दो, आपकी बेटियां तो सारा दिन खेलने निकल जाती हैं और जुबान तो तौबा तौबा। आपकी बड़ी बेटी फातिमा तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान है उसकी और इतनी बदतमीजी, क्या ही बताऊं। ये सुनकर अकरम खान की पेशानी पर शिकन पड़ गई। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? कहां से सीखा ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा मैं उनसे, जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगी। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। शबनम बीबी ने जवाब दिया, हाँ जी, आप खुद पूछ लेना उनसे। मैं तो कुछ भी पूछती हूं तो झूठ बोल देती हैं। न जाने झूठ बोलने की आदत कहां से लग गई है उन्हें। और तो और अब क्या छुपाऊं आपसे, घर से चोरी भी करने लगी हैं। अकरम खान के कदम रुक गए। क्या चोरी? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मेरी बेटियों की परवरिश नहीं की, मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया था। शबनम बीबी ने कहा, अरे जी, कहां की बात कर रहे हैं आप? वो तो मुझे मां समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहां जा रही हो तुम दोनों, तो जवाब तक नहीं देती। और आप देखना, जब आप उनसे इन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो देखना मुझे ही झूठा कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं उन्हें मार कर या डांट कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली मां उन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? अकरम खान ने गुस्से से हाथ हिलाते हुए कहा, बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो करना होगा मैं खुद ही करूंगा। आने दो उन्हें। इधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय चर रही थीं। तब बड़ी बहन फातिमा ने छोटी बहन मरियम से कहा, मरियम, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। अम्मी से कहा भी था कि आज गाय को चराने हमें जंगल मत भेजो, मगर वो कब सुनती है हमारी। छोटी बहन मरियम ने फिक्रमंद आवाज में पूछा, दीदी, क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली अम्मी करती हैं? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मी तो सौतेली हैं, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने अब्बा जान हैं। ऐसा मत सोचो। हाँ दीदी, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर अम्मी मर जाएं और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मी घर ले आई तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम देख लेना। मगर सच तो यह था कि छोटी बहन मरियम बड़ी बहन से ज्यादा समझदार और ज़हीन थी। दोनों अपनी गाय लेकर अब घर की तरफ निकल पड़े। घर पर अकरम खान
बेचैनी से चल फिर रहे थे। आने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाऊंगा। कहाँ मुंह काला करके घूम रही हैं। वो दोनों इस वक्त तक घर नहीं पहुंची। हद हो गई। बिल्कुल, आने दो। आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस ये तमाशा या लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय लेकर घर पहुंची। अकरम खान ने उन्हें देखकर गुस्से में पूछा, कहाँ थीं तुम दोनों? 3 साल बाद मैं आज इस घर में कदम रखता हूं और यहां आकर देखता हूं कि तुम दोनों घर पर ही नहीं। यही तहजीब सिखाकर रखी है। बाप लौट आया है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी फातिमा ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चरने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? शबनम बीबी फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और ये बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चरने जाती हूँ, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय लेकर जंगल चली गई थी। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी मरियम ने रुक रुक कर रोते हुए मिन्नत की, अब्बा जान, हमने आज तक कभी अम्मी की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। अम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। ये सुनकर अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर जाएंगे, ठीक है? ये सुनकर दोनों बहनों की आंखें खुशी से चमक उठी। क्या वाकई अब्बा जान? अब्बा जान, आप कितने अच्छे हैं। ये बात सुनकर फातिमा और मरियम दोनों बहुत खुश हो गईं और सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगीं। इधर सौतेली मां शबनम बीबी फिक्र में डूबी एक तरफ बैठ गईं और खुद से सरगोशियां करने लगीं। लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है। ऊपर से ये मच्छर भी कुछ सोचने नहीं दे रहे। सुबह होने से पहले कुछ ना कुछ सोचना होगा। उसे ये खौफ था कि अब अकरम खान उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, इसीलिए वो अपनी बेटियों को सैर कराने ले जा रहा है। इसी फिक्र में वो पूरी रात सो नहीं सकी। जैसे ही सुबह हुई, इधर दोनों बहनें फातिमा और मरियम तैयार होकर अपने वालिद के पास चली गईं और दूसरी तरफ सारी रात न सो पाने की वजह से सुबह सवेरे सौतेली मां शबनम बीबी की आंख लग गई। इसी वजह से उसे खबर ही नहीं हुई कि उसका शौहर अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों फूफी के घर जाने के लिए तैयार हैं। हम अम्मी को बताकर निकलते हैं। अकरम खान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी सो रही हैं, अभी उन्हें जगाना मुफीद नहीं। चलो, मैं तुम दोनों के लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वो भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग फूफी के घर कुछ दिन रहोगे तो काम आएंगे। ठीक है अब्बा जान, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर फातिमा ने खुशी से पूछा, अब्बा जान, आप भी हमारे साथ फूफी के घर रुकेंगे ना? अकरम खान ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी तुम दोनों के साथ फूफी के घर कुछ दिन रहूंगा। चलो, अब बातें बहुत हो गई, अगर देर हो गई तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ये कहकर अकरम खान अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। चलते चलते वो लोग घर से बहुत दूर निकल आए और जंगल की राह पर आ गए। छोटी बेटी मरियम ने घबराकर पूछा, अब्बा जान, हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो फूफी का घर भी नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अकरम खान ने कहा, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों जरा रुको। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, यहां देखो, कितनी बेर की झाड़ियां हैं और उन पर कितने ज्यादा बेर लगे हुए हैं। मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूं। मैं यहां बैठता हूं। तुम दोनों मेरे लिए बेर तोड़ कर ले आओ। जब तक मैं खुद न बुलाऊं, तुम बेर चुनती रहना, ठीक है? छोटी बेटी मरियम ने खदशे से कहा, लेकिन अब्बा जान, शाम होने को है। अगर हम यहां और रुक गए तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अकरम खान ने कहा, नहीं नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा सा वक्त और लगेगा। तुम दोनों जाकर बेर चुनो। मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं।
जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो फौरन आ जाना। अपने वालिद की बात मानकर दोनों बहनें बेड़ चुनती चुनती आगे बढ़ गईं। मरियम को दिल ही दिल में कुछ शक हो रहा था, मगर अब्बा जान के कहने पर वह खामोश रही। इधर दूसरी तरफ अकरम खान ने बेटियों के जाते ही अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतारकर उस पर रख दी। फिर वह इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब यही बंदर मेरा काम करेगा, मगर उसे जरा लालच देना पड़ेगा। हाँ, बंदर का पसंदीदा खाना केला यही काम आएगा। अकरम खान ने बंदर को अपनी टोपी पर बिठाया और उसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया। बंदर केला खाते हुए आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। बड़ी बहन फातिमा ने कहा, देखो मरियम, अब्बा जान की आवाज आ रही है। वह हमें और बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक वह कह रहे हैं हम चुनती रहती हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बेर चुनती रहीं और इधर बंदर भी आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केले का छिलका नीचे गिर गया और बंदर एकदम खामोश हो गया। अब दोनों बहनों ने महसूस किया कि अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। मरियम ने घबरा कर कहा, फातिमा आपा, अब्बा जान की आवाज नहीं आ रही। लगता है वह हमें वापस बुलाना चाहते हैं। बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने को है। दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां पेड़ के नीचे उनके वालिद बैठे थे, मगर वहां अपने वालिद की जगह एक बंदर को बैठा देखा। ये मंजर देखकर दोनों को सब कुछ समझ आ गया। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा आपा, आप सच कहती थीं। हमारे अब्बा जान हमें इतनी दूर जंगल में छोड़ने ही आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम क्या करें, कहां जाएं? फातिमा ने हिम्मत बांधते हुए कहा, मुझे तो पहले ही शक था, मगर अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। आओ, आज रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना तलाश करते हैं। कोई शहजादा हमें महल में लेकर जाने नहीं आएगा। चलते चलते दोनों बहनें एक झोंपड़ी के पास पहुंची। फातिमा ने हैरत से कहा, मरियम, यहां तो चूल्हा भी है। लगता है यहां कोई रहता है। अंदर चलकर देख लेते हैं। मरियम ने डर से कहा, ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं, कहीं किसी और मुसीबत में न फंस जाए। मगर अगर हम सारी रात इस घने जंगल में रहें तो जंगली जानवर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आखिरकार हिम्मत करके दोनों अंदर दाखिल हो गईं। झोंपड़ी खाली थी। ये देखकर वे मुतमईन हो गईं और वहीं रात गुजारने लगीं। यूं वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल लातीं, बाजार में बेचतीं और उसी कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करतीं। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। अब दोनों बहनें जवान हो चुकी थीं और इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता। एक दिन मरियम ने कहा, फातिमा आपा, आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूं ताकि ताजा फल ला सकूं। बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। मेरे आने तक आप खाना बना लेना। फातिमा ने जवाब दिया, लेकिन मरियम, मुझे भी आज बाजार जाना है और घर का राशन लाना है। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, वो खराब हो जाएंगे। मरियम की आंखों में नमी आ गई। आपा, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं। जब मैं घर आती हूं और आप नहीं होती तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको खो देने से बहुत डरती हूं। फातिमा ने मोहब्बत से कहा, अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी, बताओ तो सही। और अगर कभी कहीं दूर जाना भी पड़ गया तो तुम्हें बताकर ही जाऊंगी ना। फातिमा ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, और अगर कभी ऐसा हो कि मैं तुम्हें बताए बिना चली जाऊं तो यकीन रखो ऐसा कभी नहीं होगा। मगर अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशानी जरूर छोड़कर जाऊंगी। मरियम ने हैरानी से पूछा, निशानी? कैसी निशानी? फातिमा ने कहा, ऐसी निशानी जो मुझे तुम तक पहुंचा सके। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं बाजार जा रही हूं। तुम कल के लिए फल तोड़कर ले आना। इतना कहकर फातिमा बाजार की तरफ रवाना हो गई और मरियम घर के कामकाज में लग गई। फातिमा इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना चेहरा ढांप लेती ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। इत्फाक से उसी रियासत का बादशाह भी उस दिन जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था।
बादशाह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भटकता रहा कि अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वजीर ने कहा, हुजूर, सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं, भूख से जान निकल रही है, यह शिकार हाथ से नहीं जाना चाहिए। जी जी हजूर, बेफिक्र रहें, मैं आज इसी खरगोश का शिकार करके रहूंगा। ये कहकर वजीर ने तीर चलाना शुरू किया और कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। बादशाह खुश होकर बोले, वाह वजीर साहब, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। जल्दी जाओ, इसे उठाकर लाओ और पकाने का बंदोबस्त करो। मैं यहीं उस पेड़ के नीचे इंतजार करता हूं। जी हजूर, अभी इंतजाम करता हूं। वजीर ने ना बाएं देखा ना दाएं, खरगोश उठाया और आग की तलाश में जंगल में भटकने लगा। अरे ये क्या, जंगल में आग कहां से मिलेगी? अब इसे पकाऊं तो कैसे? अचानक वजीर की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां से धुआं उठ रहा था। अरे, जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की और लगता है खाना पका रही है। बेहतर है खरगोश यहीं पका लें। मगर ये यहां अकेली क्या कर रही है? ये सोचकर वजीर झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। मरियम ने तेजी से मुड़कर कहा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? और मुझे घूर क्यों रहे हो? आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। वजीर घबराकर बोला, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया। दरअसल मैंने एक खरगोश का शिकार किया है और उसे पकाने के लिए आग चाहिए थी, इसीलिए यहां आ गया हूं। मरियम ने कहा, अच्छा ठीक है, पकाओ और पकाते ही यहां से चले जाओ। मरियम इतनी खूबसूरत थी कि जब वजीर ने खरगोश चूल्हे पर रखा तो उसकी तवज्जो खरगोश से हटकर मरियम की खूबसूरती पर जा ठहरी। वह इतना मखमूश हो गया कि खरगोश जलकर कोयला बन गया और उसे खबर तक न हुई। मरियम ने गुस्से से कहा, देखा, ये तो पूरा जल गया। अब इसे उठाओ और यहां से चले जाओ। वजीर के हाथ पांव फूल गए। हाय, अब तो बादशाह सलामत मुझे मार ही डालेंगे। मरियम ने सख्त लहजे में कहा, अभी जाओ यहां से, वरना मैं कुल्हाड़ी लेकर आऊंगी। इधर बादशाह सलामत पेड़ के नीचे भूख से बेहाल इंतजार कर रहे थे। वजीर साहब, एक खरगोश पकाने गए थे या 10? इतनी देर क्यों लग गई? वजीर घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं सब कुछ भूल बैठा। कौन इतनी खूबसूरत? साफ साफ बताओ। हुजूर, एक लड़की है जो झोंपड़ी में रहती है, आप देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा, हमारी मल्लिका तो दुनिया की सबसे खूबसूरत है, मगर तुम कह रहे हो कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत कोई है? चलो, मैं भी देखता हूं। बादशाह और वजीर दोनों झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। फातिमा वहां खाना पका रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर फातिमा पर पड़ी, वह अपने होश खो बैठा। उसने जिंदगी में ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों हुजूर, कहा था ना मैंने, तो क्या तीसरी मल्लिका का इंतजाम किया जाए? बादशाह ने कहा, नहीं वजीर साहब, हम अपनी मल्लिका को पालकी में ले जाएंगे। कल हम पालकी के साथ आएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले गए और फातिमा को एहसास तक न हुआ कि कोई उसे देखकर जा चुका है। अगली सुबह दोनों बहनें बातें कर रही थीं। फातिमा ने मरियम से कहा, कल एक आदमी आया था खरगोश लिए हुए, इतना भोला था कि पूरा खरगोश जला बैठा। मरियम ने कहा, आपा, मैं आज जंगल जा रही हूं, शाम तक आ जाऊंगी। दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना, किसी के लिए मत खोलना। मरियम के जाने के बाद फातिमा अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद उसे घोड़ों के सुमों की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकली तो देखकर हैरान रह गई। फातिमा की बारात उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं राजगढ़ के बादशाह असद खान का वजीर हूं। हमारे बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं। यह सुनकर फातिमा की आंखें भर आईं। जिसे उसके वालिद ने जंगल में छोड़ दिया था, आज वही बादशाह की मलिका बनने जा रही थी। मुझे ये निकाह कबूल है। फातिमा अंदर गई, अपनी पोटली ली और सरसों के बीज मुट्ठी में भरकर रास्ते में गिराती चली गई। कुछ देर बाद मरियम वापस आई, मगर झोंपड़ी खाली थी। आपा, आपा कहाँ हो? आपा, आपा कहाँ हो? मरियम की आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। 2 दिन गुजर गए, फिर एक रात तेज बारिश हुई। अगली सुबह जब मरियम की आंख खुली तो उसने देखा जमीन पर सरसों के पौधों की एक सीधी लकीर बनी हुई थी, जैसे किसी ने रास्ते की निशानी छोड़ी हो। मरियम समझ गई, उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, आपा मुझे छोड़कर नहीं गई थी, ये निशानी मेरे लिए छोड़ी गई है।
यह कहकर मरियम उस रास्ते पर चल पड़ी। वह चलती रही और काफी दूर निकल आई। तभी उसने देखा कि यही रास्ता एक बादशाह के महल की तरफ जाता है। जैसे ही मरियम महल के बाहर पहुंची, उसका शानदार स्वागत किया गया, क्योंकि आज महल के बाग में सरसों के फूल उग चुके थे। उन्हें देखकर फातिमा पहले ही समझ चुकी थी कि उसकी बहन आज जरूर आएगी। जैसे ही फातिमा की नजर मरियम पर पड़ी, वह बहुत खुश हो गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं और देर तक रोती रहीं। इसके बाद फातिमा ने अपनी बहन मरियम की शादी वजीर से करवा दी और फिर दोनों बहनें सुकून और खुशी के साथ महल में रहने लगीं। जिन दो बहनों को कभी बेकार समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, वही दोनों बहनें आज महल की शान बन चुकी थीं। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।